हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारे लेक्चर्स देख रहे होंगे कि हम जीएस हुआ, करंट अफेयर हुआ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पे सफल हो सके। आप बिल्कुल जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, आप ऐसे ही लगे रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपने देखा होगा हमारे पुराने लेक्चर हमने जैसा डिस्कस किया था, बिहार पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जाम हो, आपने देखे होंगे करंट अफेयर या जीएस के सेक्शन जितने हमने लेक्चर कराए हैं, जिन टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर यहाँ पे डिलीवर हुआ है, लगभग वहां से जो भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो रहे हैं। और यही हमारे वीडियो की ऑथेंटिसिटी को दिखाता है, प्रामाणिकता को दिखाता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आपके जो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव कर रहा है। तो बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार से हमारे ऑनलाइन बैच को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, उससे अपने नोट्स मेकिंग करिए, रिवाइज करिए, शॉर्ट्स को देखिए, जिससे कि आपका ना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, नए नए फैक्ट, नए नए न्यूज से आप अवेयर होंगे, जिससे कि आप करंट अफेयर और जीएस दोनों में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। चूंकि हमने जब इसके पहले अपना करंट अफेयर डिस्कस किया था वो 2 महीना पहले का था, तो अब कई चीजें जुड़ गई हैं जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यूपीएसआई और कांस्टेबल चूंकि अभी 2-3 महीने 4 महीने बाद ही होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है। जिससे कि मैं आपका क्या करूंगा ना, जो पूरे साल भर का, जिसको बोलते हैं वार्षिकी, बोलते हैं ना, एक वर्ष की पूरी जो करंट अफेयर का जो पूरा है उसको हम कराएंगे। ठीक, और किसका होगा? जो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज होगी, ठीक है, जो राष्ट्रीय घटनाएं होंगी उनका। जैसे नई घटनाओं में आप जानते हैं, नई घटनाओं में जैसे कि उपराष्ट्रपति का चयन हुआ, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, या कोई नई खोजें हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई है, या बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, नए पुरस्कार कुछ मिले हैं, स्वच्छता पुरस्कार हो गया, या राष्ट्रीय वायु स्वच्छता रैंकिंग पुरस्कार हो गया। तो ऐसे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है। क्या है? नेशनल इंपॉर्टेंस न्यूज। ठीक है, ऐसी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, न्यूज को हम जब घटनाओं को हम डिस्कस करते हैं तो हमें देखो, जैसे अखबार या न्यूज चैनल डिस्कस करता है, हमें वैसे नहीं डिस्कस करना है। हमें अपने एग्जाम की डिमांड को देखते हुए डिस्कस करना है कि कौन सा फैक्ट पूछा जाता है, कौन सा फैक्ट पूछा जा सकता है, या किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। आज की जो क्लास है उसको अब हम शुरू करेंगे। ठीक, तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। जो नए उपराष्ट्रपति हैं, आपको पता होना चाहिए हमारे न्यू वाइस प्रेसिडेंट का क्या नाम है? नए उपराष्ट्रपति, कमेंट करिए क्या नाम है नए उपराष्ट्रपति जी का। नए उपराष्ट्रपति जी का नाम है सीपी राधा कृष्णन। ठीक, नए उपराष्ट्रपति का नाम है सीपी राधाकृष्णन। और ये किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो याद रखना, ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 50th। ठीक, तो इसमें यही पूछा सकता है, क्रमांक पूछा जा सकता है, नाम ये तो इजी है, सब जानते ही, क्रमांक याद रखना। अच्छा, किसको हराया है इन्होंने, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसको हरा कर ये जीते हैं? तो ये हराया इन्होंने किसको? बी सुदर्शन, किसको? रेड्डी को। ये जो कांग्रेस का अलायंस है, इंडिया अलायंस की, जो उन्होंने इनको उम्मीदवार बनाया था, जो बीजेपी के अलायंस हैं उन्होंने किसको बनाया है? सीपी राधाकृष्णन को बनाया था, और ये जीते हैं।
अच्छा कभी पूछ ले, अगर ज्यादा फैक्चुअल जाएगा क्वेश्चन, बहुत फैक्ट में जाएगा क्वेश्चन, तो ये पूछ सकता है कि कितने मतों से हराया था, तो ये याद रखना 152 मतों से हराया था। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में कुछ भी पूछा सकता है, कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। किसको हराया था? बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। कितने मतों से हराया था? तो वो है 152 मतों से हराया था। ठीक है, 152 मतों से हराया था। 152 मतों से हराया था। ठीक। अच्छा एक चीज, अब चूंकि राधाकृष्णन जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो हमको इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या इनका जन्म स्थान क्या है? पूछ सकता है। तो वो इनका जन्म स्थान क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के इनका जन्म स्थान है। अच्छा एक चीज पूछा सकता है, सीपी राधाकृष्णन जी जब चुनाव हो रहा था, जब ये प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में उतरे, उस समय ये क्या थे? तो उस समय ये राज्यपाल थे। कहां के? तो ये उस समय राज्यपाल थे। कहां के? महाराष्ट्र के। ये याद रखना, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे उस समय, गवर्नर थे, गवर्नर। ठीक, यहां के थे। अच्छा एक जगह के और ये राज्यपाल रह चुके हैं, ये भी याद रखना, ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये याद रखना, ये पहले झारखंड के रह चुके हैं, अभी ये महाराष्ट्र के थे, और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहने के दौरान ही ये कैंडिडेट बनाए गए वाइस प्रेसिडेंट के, और यहाँ इन्होंने जीत दर्ज की, और ये बन गए हमारे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। ठीक, जन्म स्थान तमिलनाडु, राज्यपाल ये महाराष्ट्र के थे। किसको हराया? बी सुदर्शन रेड्डी को। और ये हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, याद रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमने कहीं ना कहीं ये देख लिया। अच्छा इसमें ये हो गया हमारा फैक्चुअल, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं फिर इस पे कॉन्सेप्चुअल चीज आपको बताता हूं। ठीक, तो इसको आप एक बार स्नैप ले लीजिए, लेना हो तो। अच्छा एक चीज इसमें याद रखना आप, इसमें निर्वाचन अधिकारी कौन था? तो इसमें मान लीजिए बहुत टफ बनाया तो यहां तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा वो। निर्वाचन अधिकारी इसके थे पीसी मोदी। कौन थे? पीसी मोदी। ठीक। अच्छा इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन बन सकता है क्या अगर पूछेगा, तो इसमें पूछ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल होता है, जो वोट देता है, वो कौन होता है? ठीक, इसे क्या पूछ सकता है? इसे पूछ सकता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल होगा, जो इलेक्टोरेट, इनका जो निर्वाचक मंडल होगा, जो इनको निर्वाचित करता है, इसमें कौन कौन वोट देता है, ये पूछ सकता है। तो इसमें आप याद रखिएगा, लोकसभा एलएस प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। ध्यान रखना, इसमें मैं यहां लिख दे रहा हूं, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, मनोनीत, मनोनीत मतलब क्या? नॉमिनेटेड, और इलेक्टेड, ये इसमें दोनों होते हैं, ध्यान रखना। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता है? ये निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेजियम बोल सकते हो, या इलेक्टोरल जो होता है, निर्वाचक मंडल इसको बोल लीजिए आप हिंदी में, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेजियम या निर्वाचक मंडल। ठीक है,
तो इसमें दोनों होते हैं। ठीक, तो आप लिख लीजिए इसको। अच्छा, राष्ट्रपति में क्या होता है? राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं होता, ध्यान रखना आप लोग। राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं होता, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति में नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों होते हैं, बट राष्ट्रपति में नॉमिनेटेड नहीं होता, केवल इलेक्टेड एमपीज होते हैं जो वोट करते हैं उसमें। अच्छा, राष्ट्रपति में एक चीज और बढ़ जाती है, उसमें एमएलएस भी आते हैं इलेक्टेड। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति की बात हम अलग जगह कर लेंगे। यहाँ पे याद रखिए कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। अच्छा, 21 आर्टिकल में आते हैं तो आपको याद रखना है ये 63 में आते हैं, आर्टिकल 63। एक बार इसका आप स्नैप ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। एक बार मैं चेक कर देता हूं आपके लिए। आर्टिकल 63, हाँ देखिए है ना, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आप याद रखिएगा, मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, भाई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो कंटेंट जाए वो एकदम पक्का रहेगा तो ही आपको फायदेमंद रहेगा, अगर यहाँ कुछ गलत हो गया तो आपको नुकसान कर सकता है। तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। सीपी राधाकृष्णन हमारे वर्तमान नए उपराष्ट्रपति बने, हराया किसको है? बी सुदर्शन रेड्डी को, 152 मतों से हराया है। निर्वाचन अधिकारी कौन रहे हैं? पीसी मोदी, ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। जब ये चुनाव जीते हैं उस समय या उसके ठीक पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हुई। एक बार आपको स्नैप लेना हो ले लें, उसके बाद हम चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम की। पहले प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखना आप लोग, यहां से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, नहीं हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। फिर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। और आप लोगों को वर्दी में देखना, हम लोगों का सपना है कि आप लोग वर्दी पहने, सेलेक्ट हो और वर्दी पहन के फिर हमारे संस्थान आए, मिठाई लेके आए, हम लोग भी आपको मिठाई खिलाएं। यही हमारा गोल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025। ठीक है, क्या है? स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025, इंग्लिश में क्लीन एयर रैंकिंग अवार्ड 2025। नोट करिए हेडिंग, स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 5-6 फैक्ट निकल के आएंगे, उसको हमको डिस्कस करना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसे जारी किसने किया है, इसको जारी करने वाला कौन है, क्या किसके तहत किया गया है? इसको किया गया है एनसीएपी के तहत। एनसीएपी क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। एनसीएपी है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसको किसके तहत जारी किया गया है? ये जो किस प्रोग्राम के तहत? एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम।
के तहत जारी किया गया है। नोट करिए इसको, ठीक है। तो इसके तहत जारी किया गया, किसके तहत जारी किया गया है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम के तहत स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार रिलीज किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें 3 सीरीज बनाई गई है, 3 श्रेणियां हैं इसमें। तीनों श्रेणियों में शहरों को कैटेगराइज किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने यहाँ शहर जो है, सिटीज हैं, सबकी पॉपुलेशन एक जैसी तो है नहीं। तो एक सीरीज है जो 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाली सिटी है, तो एक बनाइए। पहली सिटी जो श्रेणी है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली, ये पॉपुलेशन के हिसाब से बनाई गई है 3 श्रेणियां। एक 10 लाख से अधिक, एक 3 लाख से 10 लाख तक, 3 लाख से 10 लाख के बीच में, 3 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम के बीच में, और तीसरी श्रेणी बनाई गई है 3 लाख से कम जनसंख्या वाली। 3 श्रेणियां हैं इसमें, ठीक है। पहली 10 लाख से ज्यादा वाले शहर जो हैं, फिर एक बनाया गया जिसमें 3 लाख से तो ज्यादा है बट 10 लाख से कम शहर वाले हैं, कम पॉपुलेशन वाले शहर हैं, और तीसरी श्रेणी बनाई गई है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से कम है, ठीक है। अब देखिए इसमें पुरस्कार में दिया गया है किसको, वो हम यहाँ नोट करेंगे। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार मिला है, उसमें जो पहला शहर है वो कौन सा है? वो पहला शहर है इंदौर। ये आप लोग देखिए, पहला तो बिल्कुल इसको याद रखिए, क्योंकि पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पहला जो शहर है वो कौन सा है? इंदौर। और 3 लाख से 10 लाख के बीच वाले में जो पहला शहर है वो कौन सा है? इसमें है अमरावती। अमरावती आप जानते होंगे कहाँ का शहर है? अमरावती है महाराष्ट्र का, ठीक है। महाराष्ट्र का अमरावती शहर 3 लाख से 10 लाख के बीच में सबसे स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार पाने वाले में पहला स्थान है। और 3 लाख से कम आबादी वाले में किसको मिला है? तो 3 लाख से कम आबादी वाले में मिला है देवास को। देवास आप जानते हैं कहां है? देवास शहर पड़ता है कम मध्य प्रदेश में। ये तीनों नोट कर लीजिए। फिर इसमें यूपी से रिलेटेड जो कंटेंट है, फैक्ट है, मैं उसको अलग से बता दूंगा आपको, वो याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार जारी किया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी, 3 से 10 लाख के बीच, और 3 लाख से कम वाली, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, एग्जाम देखिए। अभी हमने जो पढ़ाया था, अभी आप जाके देखिए हमारे पुराने लेक्चर, बीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पेट, ऐसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आए हमारे लेक्चर से, मैं आपको बता रहा हूँ। और जाके आप देखिए जो पढ़ाया गया वहां से सीधा टॉपिक आया हुआ है। तो आप करके जाइए, चाहे वो युद्ध अभ्यास हो, चाहे जो चीज हो, वो चीजें हिट की है सीधा, ठीक है। तो पहले 10 लाख से ज्यादा में इंदौर, 3 से 10 के बीच वाले में अमरावती महाराष्ट्र, और 3 से कम वाले शहर में देवास मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें यूपी से रिलेटेड, इसमें यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, हमको उसको जानना है। जैसे 10 लाख वाले शहर में आगरा को स्थान मिला है, इसमें आगरा को तृतीय स्थान मिला, ध्यान रखना। तो चूंकि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं और यूपी कांस्टेबल का, यूपीसीएस का, तो आपको अपने राज्य के शहरों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगरा को 3rd प्लेस पे मिला है, रैंकिंग जो मिली है 3rd रैंकिंग मिली है, किसमें? 10 लाख से ज्यादा वाले में, ठीक है। और 3 से 10 के बीच में दूसरे स्थान पे किसको रखा गया है? 2nd पे किसको रखा गया है? झांसी को और मुरादाबाद को। तो ये आप याद रखिएगा, झांसी और मुरादाबाद। अगर बहुत टफ बनाएगा ना तो इससे ऊपर जा नहीं सकता, ये लेवल इसका हाईएस्ट होगा, क्योंकि नॉर्मली सीधा पूछ लेता है कि कौन पहला शहर है, या
3 से 10 के बीच में या इसके बीच में, पहला ही पूछता है। बट हम एक स्टेप और आगे लेके चल रहे हैं, जिससे कि अगर मान लो अगर अपने यूपी की किसी सिटी के बारे में बात करें तो आगरा है, झांसी है, मुरादाबाद है, वो तीसरे स्थान पे आता है 10 से ऊपर वाले में। 3 से 10 के बीच में ये दूसरे स्थान पे आते हैं, झांसी और मुरादाबाद संयुक्त रूप से। और आगरा के साथ साथ संयुक्त रूप से किसको मिला है, तो संयुक्त रूप से मिला है किसको, सूरत को। सूरत भी तीसरे स्थान पे ही है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। यूपी से रिलेटेड कंटेंट है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ऊपर क्वेश्चन बनेगा नहीं, यहां से क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको पूरा अच्छे से नोट करके 2-3 बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें सेकंड पोजीशन बोले ना, तो सेकंड पोजीशन याद रखना जबलपुर है। वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट लिखवा दे रहा हूं मैं, पूछेगा नहीं। पहला पूछेगा या तो यूपी का पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, ये जो जारी किया गया पुरस्कार, ये नई दिल्ली में जारी किया गया। पर्यावरण मंत्री जो है हमारे, उन्होंने जारी किया। क्या नाम है, भूपेंद्र यादव जी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। ठीक, अच्छा, इन्होंने ये कहा है आगे कि अब हम इन फ्यूचर में वार्ड के अकॉर्डिंग भी ऐसे इंडेक्सेस बनाएंगे, वार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तो हमने शहर के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार। आप इसको एक बार स्नैप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, जब आपको, अच्छा, इसी प्रोग्राम में एक वेटलैंड सिटी के रूप में 2 अपने इंडिया के सिटीज को रिकॉग्निशन मिला है वर्ल्ड लेवल पे, इंदौर और उदयपुर को। इनको भी यहाँ पुरस्कृत किया गया है। वो जब मैं वेटलैंड वाला बताऊंगा ना, तो आपको वहां पढ़ा दूंगा। आप लोग याद रखना, इंदौर और उदयपुर, इंदौर और उदयपुर को क्या दिया गया है, वेटलैंड सिटी, आर्द्रभूमि शहर, वेटलैंड सिटी। इसीलिए इनको, चूंकि ग्लोबल रूप में दिया गया है, इसलिए यहां इस पुरस्कार में, जो पुरस्कार आयोजित किया गया था, इनको भी यहाँ पे सम्मान मिला। ठीक है, इंदौर और उदयपुर याद रखना। हो गया, इसको आप लोग नोट कर लिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं अपने इंडिया की, तो आपको पता होना चाहिए। इंदौर तो आप जान ही रहे हैं कि भाई स्वच्छता पुरस्कार में भी जो स्पेशल सिटी की लीग बनाई गई है, सुपर स्वच्छ लीग, उसमें भी इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वो जब मैं अभी डिस्कस करूंगा, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। इंदौर को अगर इस समय देखा जाए तो साफ सफाई के मामले में कह सकते हैं कि नंबर 1 की सिटी बन गई है। चाहे क्लीन एयर प्रोग्राम हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट का मामला हो, हर जगह इंदौर ने झंडे गाड़ दिए। ये बढ़िया न्यूज है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि जो हमारी आईएमआर है, आईएमआर जानते हैं आप लोग? आईएमआर का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अर्थात शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर के बारे में एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है?
भारत के, ये आप नोट कर लीजिए, भारत के महापंजीयक, कौन सी रिपोर्ट आई है? महापंजीयक के द्वारा एक आई है SRS रिपोर्ट। इसमें शिशु मृत्यु दर के बारे में बताया गया है क्या कि हमारी जो शिशु मृत्यु दर थी 2013 में वो थी 40, अब वो घट के 2023 में हो गई है 25। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, तो आप ये नोट कर लीजिए। 2013 में शिशु मृत्यु दर 40 थी, अभी 2023 में जो संख्या है वो हो गई 25। नोट करिए आप इसको। अभी मैं बताता हूं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, ठीक है। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि एक वर्ष में, जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे बच्चा एक होता है, एक जैसे पैदा हुआ, एक वर्ष तक, एक वर्ष की आयु तक 1000 बच्चों में, भारत में 1000 बच्चे में कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जब दर ज्यादा होती है तो दिखाता है कि भारत में बच्चों के लिए जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो मेडिकल कंडीशन हो, खाने पीने की कंडीशन हो, वो कितनी गड़बड़ है, और जब बेहतर होता तो दिखाता है कि कितनी चीजें, स्थिति सुधर रही है। तो आज हमारी संख्या कहां पहुंच गई है? पहले 1000 में 40 बच्चे एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष की आयु तक जाते जाते मृत्यु को प्राप्त होते थे, आज वो संख्या घट के 25 हो गई है। तो एग्जाम में याद रखना कि ये किस रिपोर्ट के अंदर आता है? SRS रिपोर्ट। कौन जारी किया? महापंजीयक के द्वारा। क्या संख्या है? एग्जाम में सीधा ये पूछेगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत की अब कितनी हो गई है, तो वो 25। ठीक है, मैंने आपको ये बता ही दिया कि एक वर्ष की आयु तक 1000 बच्चे में कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में जब पूछता है ना, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ये IMR होता क्या है। और फैक्चुअल पूछेगा अगर SI वगैरह में आपके एग्जाम में, तो सीधा ये पूछेगा। हालांकि ये भी पूछ सकता है, क्योंकि किसी क्वेश्चन कई बार कॉन्सेप्चुअल पूछता है, कई बार फैक्चुअल पूछता है। तो आपको दोनों स्तर पे तैयारी मजबूती से रखनी है, जिससे कि काम वहां पे खराब ना होने पाए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने क्या, भारत की है ये, ठीक है, ये किसकी है? भारत की। अब हम बात करेंगे कि ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें विभिन्न राज्यों ने कैसा परफॉर्म किया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आप याद रखिए कि ये केवल आपके प्रीलिम्स के लिए नहीं, आप यूपी, चाहे यूपीएससी मेंस लिख रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस मेंस लिख रहे हो, या बीपीएससी में जिन स्टूडेंट, हमारे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए बिहार पीसीएस जो प्री दे के आए, जिनका हो रहा है एग्जाम, वो बिहार पीसीएस के मेंस में इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, वो इस डेटा का इस्तेमाल वहां पे ऐसे राइटिंग में और अपने जीएस में यूज कर सकते हैं कि देखिए ये स्थिति सुधर रही है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में जो शिशु मृत्यु दर कम हो रहा है, वो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं राज्यों की कि इनमें जो प्रथम सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट प्लेस पे आता है मणिपुर। मणिपुर ने सबको पीछे छोड़ते हुए शिशु मृत्यु दर में कितनी इसमें दर है, यहाँ पे 3 है, मात्र 3। सोचिए कितनी बड़ी बात है। केवल पूरे भारत में कितनी है? 25, और मणिपुर में केवल 1000 में 3 बच्चे हैं जो डेथ होते हैं। और यूपी, आप चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जाना, तो यूपी का आप याद रखिए, यूपी में यह संख्या 37 है। यह एक विचार करने का विषय है, यह एक दिखाता है कि एक नेगेटिव पॉइंट है यूपी में, ये 37 है। ठीक है ना, मणिपुर पहले पे है, दूसरे स्थान पे है केरला। याद रखना, दूसरे स्थान पर केरला है, केरला में 5 है, मृत्यु दर 5 है, उत्तर प्रदेश 37। नोट कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, ये हो गया। मणिपुर पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश 37 मृत्यु दर है इसकी, और केरल में 5 है, दूसरे स्थान पे है। और अगर ग्रामीण और शहर की बात की जाए तो रूरल की क्या है, रूरल की 28 है, और अर्बन की क्या है, अर्बन की इस समय 18 पहुंच गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो एक बार आप, अगर आपको करना है तो इसका स्नैप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों, एकदम इसको याद रखना कि 25 हो गई है। यूपी में देखिए, यूपी पुलिस का आप देने जा रहे हैं, यूपीएसआई देने जा रहे हैं, कांस्टेबल देने, तो ये संख्या आपको याद होनी चाहिए कि यूपी में 37 है, ये कंडीशन गड़बड़ है। मणिपुर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट है, 3 केवल बच्चे वहां मरते हैं 1000 में से 1 साल के अंदर, जब 1 साल की आयु प्राप्त करते हैं। तो मणिपुर ने बेस्ट परफॉर्म किया है, केरला ने सेकंड बेस्ट परफॉर्म किया है, यहाँ केवल 5 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएगा। देखिए, हमारा शॉर्ट्स बनाने का वहां एक रीजन क्या है, शॉर्ट्स हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि क्या है कि आपको करंट की जो चीजें हैं, कई बार क्या होता है कि आपका बड़े बड़े वीडियोस आधे घंटे या 1 घंटे के लेक्चर देखने का मन नहीं कर रहा, तो आप शॉर्ट्स ऐसे ऐसे स्वाइप करते रहते हैं। तो वहां पे भी अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाए कुछ, कि हाँ एक नए ब्लड ग्रुप का खोज हुआ, आप हमारे ग्रुप में वहां पे चैनल पे जाइए, CRIB नाम का, तो ऐसे अगर आपको कुछ चीजें ऐसी मिल जाए जो आपको 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ा दे, तो सबसे बेहतर है। और इंस्टीट्यूशन का तो एक ही लक्ष्य है कि आपका स्कोर बेहतर से बेहतर हो, इतना इंप्रूव हो सके, और उसी लिए हम लोग यहाँ पर एफर्ट्स भी दे रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे NIRF। आप लोग इस शब्द से परिचित होंगे, जो पुराने स्टूडेंट है वो तो परिचित होंगे, नए बच्चे नहीं जानते होंगे। ये है NIRF। ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। रैंकिंग फ्रेमवर्क, मोटे तौर पे ये क्या है आपको मैं बता दूं, ये नाम पे ऐसे घबराइए नहीं। इसका मतलब सीधा है कि भारत के जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंजीनियरिंग के हो, मैनेजमेंट के हो, मेडिकल के हो, ये सारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक रैंकिंग बनाई जाती है, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रैंकिंग बनाई जाती है विभिन्न मानकों के आधार पर, इनोवेशन और सक्सेस कितनी है और बाकी सारी चीजें कितनी है, उसके बेस पर। तो उनमें किसने बढ़िया परफॉर्म किया, उसी की एक लिस्ट बनाई जाती है, रैंकिंग बनाई जाती है। ये वही रैंकिंग है, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। टॉपिक डालिए, NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत, हिंदी थोड़ा सा अजीब है इसका, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। आप याद रखें NIRF, सीधा क्या, NIRF 2025। देखिए, याद करने के लिए ना आप शॉर्ट नाम याद रखेंगे, वो याद रहता है, बड़े बड़े नाम याद नहीं रहेंगे। सीधा NIRF 2025, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। कौन जारी करता है, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको डालिए आप। फिर हम यहाँ पे कैटेगरी में किस किस कैटेगरी में किस किस इंस्टीट्यूशन को सर्वोच्च स्थान मिला है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, आप याद रखना इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में बता दूं, आप अगले 4-5 महीने के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी रैंकिंग में। देखिए, सबसे पहली एक रैंकिंग बनती है, कैटेगरी बनती है ओवरऑल कैटेगरी, याद रखना, ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल कैटेगरी मतलब
कि अगर सारी चीजों को मिला दें, जितने भी मतलब इंजीनियरिंग हो गया या सारी कैटेगरी को, अगर सारे सेक्टर को देख लें तो उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे है आईआईटी मद्रास। याद रखना, आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है ओवरऑल कैटेगरी में। अच्छा, ये पहली बार नहीं ऐसा कर रहा है, ध्यान रखना, ये ऐसा 10वीं बार कर रहा है। कितनी बार? 10वीं बार, 10th टाइम, 10वीं बार ये ऐसा कर रहा है। आईआईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है आईआईटी मद्रास को। ठीक है, दूसरा स्थान किसको मिला है? दूसरा स्थान मिला है बच्चों, मिला है आईआईएससी बेंगलुरु को। बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु को। और तीसरा स्थान मिला है आईआईटी बॉम्बे, BOMBAY। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। तो ये ओवरऑल कैटेगरी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम डिफरेंट कैटेगरी में किसको मिला वो भी हम बात करेंगे। ये ओवरऑल कैटेगरी है, लिख लीजिए। ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन आईआईटी मद्रास को। मेरे साथ बोलते चलिए, आईआईटी मद्रास को पहला स्थान, दूसरा स्थान आईआईएससी बेंगलुरु, तीसरा स्थान आईआईटी मुंबई। अच्छा, जहां हम अभी अपनी क्लासेस चला रहे हैं दिल्ली है, तो आईआईटी दिल्ली भी जाने, आईआईटी दिल्ली 4th प्लेस पे है, याद रखिएगा। वैसे ये 3 से ऊपर जाएगा नहीं एग्जाम में, इतना हमने लेवल करा दिया आपका कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, 3 में ही रह जाता है पेपर। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरी है। ठीक है, तो अब हम विभिन्न कैटेगरी में किसने क्या परफॉर्म किया उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कैटेगरी लिखिए, पहली कैटेगरी आती है आपकी इंजीनियरिंग की। ठीक, तो लिखिए ऐसे, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, समझ जाइएगा आप। इंजीनियरिंग में कौन है? तो आपको पता है कि आईआईटी मद्रास ही होगा क्योंकि वो टॉप पे ही है। दूसरा, मैनेजमेंट में आप याद रखना, मैनेजमेंट में कौन है आपको पता है? आईआईटी अहमदाबाद, और IIM अहमदाबाद, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, ए भी बोलते हैं इसको, अहमदाबाद, ए फॉर अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में। और आता है एक रिसर्च में, कौन है टॉप पे? तो आपको बता दो, रिसर्च में है IISC, कौन सा? बेंगलुरु। ये रिसर्च के लिए अपने यहाँ का बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यार। ठीक, ये हो गया। मेडिकल में आपको बता दूं, मेडिकल में आपको हमेशा की तरह मिलेगा कौन सा? एम्स दिल्ली। मेडिकल में कौन सा है? एम्स दिल्ली। ठीक, और देखो आईआईटी मद्रास को दो कैटेगरी में और मिला है। एक तो मिला है किसमें? इनोवेशन में पहला स्थान मिला है। ये सब फर्स्ट हैं, ये जितने भी है ना, ये सब टॉप हैं, याद रखना, फर्स्ट या टॉप इंस्टीट्यूशन है ये सब, याद रखना, टॉप इंस्टीट्यूशन। इनोवेशन में भी आईआईटी मद्रास है, और एक चीज में और है, SDG सतत विकास लक्ष्य में भी ये नई श्रेणी बनी है, याद रखना, न्यू कैटेगरी। इसमें भी किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को मिला है, SDG वाले कैटेगरी में, याद रखना ये न्यू कैटेगरी है। तो किसमें मिला है? इंजीनियरिंग में, इनोवेशन में एंड SDG में। किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को। ठीक, ये हो गया। ये नोट कर लिया आप लोग। लॉ में किसको मिला है? देखो, लॉ में मिला है नेशनल स्कूल ऑफ लॉ, नेशनल स्कूल, इसको मैं लिख दे रहा हूं, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ बेंगलुरु। बेंगलुरु को मिला है
फर्स्ट पोजीशन। अगर लॉ वाले में जाएं, हम लॉ कैटेगरी में हम देखें तो जो बेंगलुरु का नेशनल स्कूल ऑफ लॉ है उसको मिला है फर्स्ट पोजीशन। नोट कर लीजिए आप, ये 4 एक 5, ठीक है। नेशनल कानून में किसको मिला है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु। नेशनल, आप याद रखिए बेंगलुरु वाले को मिला है, इतना याद रखें हो जाएगा। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक, बेंगलुरु वाले को मिला है। अच्छा, फार्मेसी में किसको मिला है? मैं इसको मिटा दे रहा हूं। फार्मेसी में किसको मिला है? तो फार्मेसी में मिला है जामिया हमदर्द, नाम से ही आप देखिए। फार्मेसी में किसको मिला है? जामिया हमदर्द, नई दिल्ली। ये नई दिल्ली का कॉलेज है, इसको फर्स्ट प्लेस मिला है फार्मेसी में। अच्छा, कॉलेज में किसको मिला है? कॉलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? हिंदू कॉलेज। ये जो नई दिल्ली विश्वविद्यालय का डीयू का कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, इसको मिला है बेस्ट कॉलेज का कैटेगरी मिला है। हिंदू कॉलेज है, फिर मिरांडा हाउस है। वैसे सेकंड नहीं पूछेगा, मैं लिखवा दे रहा हूं, मिरांडा हाउस, ठीक, ये हो गया। और स्किल विश्वविद्यालय में किसको मिला है? सिम्बायोसिस। स्किल विश्वविद्यालय में किसको मिला है? लिख लीजिए, पूछ ही ले तो भाई फंस जाएंगे आप वहां। स्किल विश्वविद्यालय की बात करें तो इसमें किसको मिला है? सिम्बायोसिस, इसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम है सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो याद रखना, स्किल वाले में किसको मिला है? सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और एक चीज और नोट करिए आप लोग, राज्य विश्वविद्यालय में किसको मिला है? तो राज्य में मिला है जादवपुर यूनिवर्सिटी। राज्य विश्वविद्यालय में बात करें तो मिला है उसको जादवपुर यूनिवर्सिटी को, जादवपुर विश्वविद्यालय को मिला है, ठीक। और एक कैटेगरी और है, याद रखिएगा, आर्किटेक्चर। अगर हम कहें कि आर्किटेक्चर में किसको मिला है, तो आप याद रखना आईआईटी रुड़की आर्किटेक्चर में, बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आर्किटेक्चर में याद रखना आप आईआईटी रुड़की को मिला, ठीक। तो यहाँ पे हमने लगभग सारे कैटेगरीज को हमने देख लिया, और तो अब नहीं दिख रहा। लगभग हमने यहाँ पे करीब सभी कैटेगरीज को हमने देख लिया है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा, इसमें जितने भी अपने इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे करवाए हैं, आपको पता होनी चाहिए किस कैटेगरी में कौन टॉप किया है, और दूसरी चीज, ये 5 मानक है, उनके आधार पर ये रैंकिंग बनाई गई है। 5 मानक, 5 स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये आप याद रखना। एक बार आप स्नैप ले लीजिए, हालांकि मैंने काफी चीजें मिटा भी दी हैं जो कि पहले लिखा था। एक बार स्नैप ले लीजिएगा तो कुछ चीजें आपके कैंप रिवीजन के लिए अच्छा रहता है। और ये जो देखो, मद्रास को 3 कैटेगरी मिला है, इसको आप लिख दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंजीनियरिंग में मिला है, पहला। एक इनोवेशन में मिला है, दूसरा। एक एसडीजी में मिला है, तीसरा। तो मद्रास, जो आईआईटी मद्रास है, उसको 3 कैटेगरी मिला है, और ओवरऑल में तो मिला ही है आईआईटी मद्रास। तो ये चीज एकदम याद रहना चाहिए आपको। एक बार स्नैप ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, ठीक है।
उम्मीद है कि आपने ये कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये करंट अफेयर का इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप लोग ने वैसे न्यूज में सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है जब से भारत ने अचीवमेंट हासिल की है। तो वो अचीवमेंट क्या है? भारत ने इतिहास रचा है। क्या? भारत की पहली स्वदेशी चिप, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चिप का निर्माण कर लिया है। स्वदेशी चिप का निर्माण किया और इसका नाम क्या है? नाम एकदम जवान पे रहे, विक्रम। याद रखना, विक्रम। इस चिप का नाम क्या है? विक्रम। और ऑफिशियल नेम है विक्रम 3201। 3201 ये नोट कर लीजिए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत ने ये पहली बार अपने यहां स्वदेशी चिप बनाई है। अभी तक हम लोग क्या करते थे? बाहर से निर्भरता थी। भारत ने पहली बार अपनी स्वदेशी चिप निर्मित की है। इसका नाम है विक्रम 3201। याद रखना, क्या नाम है? विक्रम 3201। ठीक है। बत्तीस सौ एक। अच्छा, ये कितने बिट का ये पूछा जा सकता है। ये माइक्रो प्रोसेसर है, ध्यान रखना। ये जो बनाया गया चिप, ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। प्रोसेसर है। ये अगर मान लीजिए साइंस में पूछेगा ना, अगर करंट में पूछा तो इसका नाम पूछ लेगा। साइंस में पूछेगा क्या करेगा? कितने बिट का चिप है? तो याद रखना, ये 32 बिट का चिप है। 32 बिट का चिप है, याद रखना। और इसको बनाया किसने है? डेवलप। तो डेवलप्ड बाय, किसने बनाया है? एक जो अपना विक्रम साराभाई केंद्र है, विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पे रखा भी गया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। और एक है माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। क्या नाम है? सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। एक कंडक्टर, हाँ, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी या प्रयोगशाला, हिंदी में बोल लो, लेबोरेटरी। ठीक है। तो इन दो संस्थानों ने इसको मिलकर डेवलप किया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने। ठीक है। तो आप ये जानते रहिए कि ये 32 बिट का चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है। और ये पहला स्वदेशी है जो कि इंडिया ने अपने ही टेक्नोलॉजी पे बेस पर बनाया है, और नाम उसका क्या है? विक्रम 3201। ठीक है। इसका नाम मोटे तौर पे इसको विक्रम ही बोला गया है, और इसका टेक्निकल नेम पूरा है विक्रम 3201। तो विक्रम आए ऑप्शन में या विक्रम 3201 आए तो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलप किसने किया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एक है प्राइवेट एंटिटी, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल अचीवमेंट है। तो इस साल के एग्जाम में यूबीपीसीएस हो या यूपीएसआई, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा जरूर, मैं आपको बता रहा हूं। या तो करंट में नाम पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि कितने बिट का प्रोसेसर है, तो ये बिट याद रखना, और या तो पूछेगा कि किसने डेवलप किया है। ठीक है। और ये किसके तहत किया गया, तो याद रखना कि ये जो सेमीकंडक्टर मिशन अपना चलाया जा रहा है ना, एक अपना मिशन चलाया गया है सेमीकंडक्टर मिशन, उसी के तहत है। इसकी नींव रखी गई थी 2021 में, और देखिए यही होता है कि 2021 में स्टार्ट किया गया और 2025 तक हमने अपनी पहली स्वदेशी इंडिजिनस चिप बना ली। और
जब ये न्यूज आई तो इसमें मोदी, प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने इसको नाम दिया डिजिटल डायमंड्स। अगर मान लो एग्जाम में थोड़ा सा घुमाने का सोचेगा ना, बोल देगा कि डिजिटल डायमंड्स किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया है डिजिटल डायमंड्स? ये कहा गया है चिप को या माइक्रो प्रोसेसर को, डायमंड्स, डिजिटल डायमंड्स। और ये सच में जितना भी डिजिटलाइजेशन है उसका डायमंड ही है, ये पूरा बेस है उसका, ठीक। तो इस प्रकार से हमने आज जो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज थी उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। देखिए क्या है, अभी हमने देखा बिहार पीसीएस में जो क्वेश्चन आए हैं, जाके आप देखिए करंट अफेयर के, उसमें केवल सीधे सीधे एक फैक्ट नहीं पूछ रहा, उसने अपने लेवल को अपग्रेड किया है। हर ऑप्शन में एक एक फैक्ट डाल रखे हैं, एक कॉन्सेप्ट डाल रखा है, एक फैक्ट डाल रखा है। तो अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ के जाएंगे ना, तो वहां पे आपको फिर लगेगा कि हाँ पेपर अपने बस का नहीं है। इस बार करंट अफेयर ने बहुत परेशान किया है। आप जाके अपने आसपास जो भी बीपीएससी का पेपर देके आए 71st, उनसे बात करिए, आपको लगेगा कि हाँ अब करंट अफेयर को इस लेवल पे ले जाने की जरूरत है। आपको फैक्ट तो पता होनी ही चाहिए, बट फैक्ट के साथ साथ उसके आसपास की जितनी चीजें हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम क्लास को यही विराम देंगे। एक बार आप स्नैप ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा स्नैपशॉट। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी हमारे लेक्चर आ रहे हैं, चाहे वो सीसैट वाले सेक्शन अर्थात मैथ से हो, या इंग्लिश के जो सर है हमारे पढ़ा रहे हैं, और जो हमारी जीएस की क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर क्लासेस चल रही हैं, वो सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और खूब मेहनत से लगे रहें, आपको हर लेक्चर दिया जाएगा। और हमारे इंग्लिश के सर अभी हमसे जुड़ रहे हैं, आपसे वो आगे कम्युनिकेट करेंगे। स्वागत है। तो आप फ्यूचर में ना प्रोग्रेस होने के लिए, जो आपका फ्यूचर में सपना है ना, चाहे यूपीएसआई का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ, सीडीएस, किसी भी का, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो हमारे यहाँ कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे जीएस वाले सर हो गए, मैथ वाले हो गए, रीजनिंग वाले हो गए, सबका क्लास आप जो है शुरू से अंत तक देखिए, अब सबको एनालाइज करिए और अपने सपनों को साकार करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए भाई, आप लोगों का जो चैनल है ये क्लास एमएट एकेडमी, सपोर्ट करिए और अच्छे लेवल से क्लासेस चलती हैं, क्योंकि ये क्लासेस मुखर्जी नगर में चलती है। और जब मैं मुखर्जी नगर आता हूँ, मैं हफ्ते में वैसे भी करीब एक दिन आ पाता हूँ, या फिर कह सकते हैं 15 दिन बीत जाता है तो 2 दिन 3 दिन आ सकता हूँ। तो मैं आता हूँ तो बैठ कर देखता हूँ, क्लासेस देखता हूँ, जैसे कि जीएस क्लासेस चलती रही थी सर की, और अपनी इंग्लिश की क्लासेस चलती है। और सरदार जी आज आए हुए उपस्थित है हमारे बीच में, तो इनकी जो मोटिवेशनल सर वीडियो आती है ना, वो अपने दिल को छूती है। और इसलिए सभी के सभी जितने भी मेंबर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप लोगों के बीच में हमेशा ये सर हमेशा खड़े रहते हैं, 24 घंटे में किसी भी टाइम आप लोगों को कोई ज़रूरत पड़ता है, फ्री सुविधा मिलता है। चाहे आप लोगों को कोई पढ़ाई मटेरियल हो या फिर कोई भी समस्या हो, मोटिवेशनल इतना गजब का है ना, जब मैं बैठता हूँ तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मुझे फील होता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ज़्यादातर कि मैं आपके कॉन्फिडेंस के साथ जो आप बोलते हैं ना, उस बात को सर सुनने आता हूँ, बहुत दिल को छूता है बात। एक्सक्यूज मी, आई रोशन चावला। आपको किसी भी तरीके की मेरे से हेल्प की जरूरत है, आप मेरे किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, मेरे को कमाई का नहीं हिसाब किताब है, आपसे जुड़ने की बात है। आप हमारे यहाँ वीडियोस देखो, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं अच्छा लगता अनसब्सक्राइब कर दो, 1 मिनट लगता है। हम आपको ऐसी सी चीज बताएंगे जो आपको अदर में पैसे लेके काम करेंगे, आपसे पैसे बगैर पैसे आपसे बात भी नहीं करेंगे। आप बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहाँ के ऑनर आपसे दूर कोसों दूर होंगे, आपको नजर नहीं आएंगे, खाली वीडियो में नजर आते हैं जिनमें उनके लाइक को बढ़े और ये बातें सुने उनकी। हम आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन के भैया पैसे लगते हैं। वो ऑफलाइन में आप समझना है, कभी भी कोई किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, डाउट यहाँ पे क्लियर करो, पैसे उसके लगेंगे, थोड़े बहुत रिजनेबल पैसे होंगे। आप आइए, वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम है। मुखर्जी नगर में
सरदार रोशन सिंह चावला। बस इतना ध्यान रखो आप, क्लास एम.एड एकेडमी। ठीक है जी, थैंक यू। आइए बताते हैं। देखिए आप लोगों के बीच में ये आइए सर, थोड़ा इधर आ जाइए, चेहरा थोड़ा बड़ा दिखता है ना, छोटा दिखता है, पीछे हो जाए, आगे पीछे हो जाइए सब लोग। ये वो पूरी टीम है। आप ये मान के चलिए कि जीएस में कोई भी आपको डाउट नहीं होगा अगर जब तक ये सर आप लोगों के बीच में मौजूद है। रियल बता रहा हूँ। और ये केएलडी सर है, आपको पता है, जिनको आप कुलदीप सर के नाम से जानते हैं, डेली डेली अपना नाम भी लेते हैं। इनकी तो इंग्लिश भाई साहब सर दिल को छूती है। मैं भी एक बार बैठा ना, गजब मजा आ गया। तो सर का भी सपोर्ट करिए और सर का भी सपोर्ट करिए, मजा आ जाता है, दिल को छूता है। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं ये वाले जो सर आपको दिखाई दे रहे हैं सरदार जी, मतलब गजब कॉन्फिडेंस है इस उम्र में। और आपको पता है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जो इनका मोटिवेशनल है ना, वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करेगा, बहुत तगड़ा है और वे दिल को हमेशा छूता है। मैं तो कहा ना 15 दिन में 2 दिन 1 दिन आता हूँ सर की बस मोटिवेशनल देखने, बहुत अच्छा मोटिवेशनल करते हैं। मतलब जब बात बताते हैं, कोई पैसा नहीं है, लालच नहीं है, ये भी नहीं है कि आपका कोई सब्सक्राइब करें चैनल को आप तभी यहाँ पर पढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। ये पूरी टीम है, फ्री बिल्कुल। आप बिल्कुल मुखर्जी नगर में जरूरी नहीं है कि हर एक गरीब किसान घर का परिवार का सदस्य है, जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा है। मुखर्जी नगर घर बैठे पूरी फैकल्टी के साथ मुखर्जी नगर वाला फीलिंग लीजिए, वो भी ऑफलाइन। यहाँ पर हमारे बीच में डिजिटल बोर्ड्स भी है, बैक साइड लगा हुआ है डिजिटल बोर्ड, लेकिन हमने सभी मिलकर एक निवेदन अपने आप में किया हुआ है कि हम लोग हाथ से लिख के पढ़ाएंगे, इस बोर्ड पे पढ़ाएंगे। इसमें इतनी ताकत होती है ना कि आपको कहीं आगे तक ले जाएगा। सफर ऐसा ही जारी रहेगा, बस आप लोग मेहनत करो, दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या कोई भी होगा, हम लोग आपके साथ हैं। लीजिए सब कुछ बोलेंगे, 2-4 बात बोल दीजिए। थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपने हमारी वीडियो को सुना ध्यान से और आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर मैं ये शब्द हम चीटिंग कर रहे हैं तो मत करिएगा। अगर आपको ऐसे लगे हमने ठगी बाजी कर रखी है, कुछ नहीं। आप मुखर्जी नगर में वैसे ही मेरी कभी हेल्प की जरूरत हो, मेरे को आधी रात को आप खड़ा कर लो, किसी भाई बहन को, बेटी को, बेटे को, किसी को जरूरत हो, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू जी। चलिए